बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। डैश इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। इसका आंसर है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम ऑर्गेनिज्म को उसके इन्वायरमेंट के साथ स्टडी करते हैं। आपकी किताब के अंदर ब्रांचेस में ये जुमला मौजूद है जहाँ पे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखी गई है। लेकिन अगर आपकी किताब में ये जुमला ना लिखा गया होता तो इसका मोर एक्यूरेट आंसर है इकोलॉजी। लेकिन आपकी किताब में इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, इसलिए हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी लिखेंगे। सेकंड, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, ईटीसी इज कॉल्ड फ्रेश वाटर बायोलॉजी। जो ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में यानी दरिया, तालाब, उनमें रहते हैं उनकी स्टडी को फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। थर्ड, Dash is the branch of biology which deals with the study of social behavior and communal life of human beings. इसका आंसर है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी के अंदर हम लोगों के बिहेवियर को देखते हैं, सोशल बिहेवियर को, यानी लोग आपस में एक दूसरे से कैसे पेश आते हैं, और ह्यूमंस की कम्युनल लाइफ को देखते हैं। कम्युनल लाइफ यानी वो कम्युनिटी बना के मिलजुल के कैसे रहते हैं। In the Dash body, only 6 bioelements accounts for 99% of the total mass. इसका आंसर है ह्यूमन। टोटल बायोएलिमेंट्स 16 हैं और उनमें से 6 बायोएलिमेंट्स ऐसे हैं कि ह्यूमन बॉडी का 99% मास उन्हीं 6 एलिमेंट्स की वजह से है। फिफ्थ, all living things and non-living things are formed of simple units called Dash, atoms. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, इन सब के अंदर सबसे बेसिक यूनिट जो मौजूद होता है वो होता है एटम। सिक्स्थ, वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। प्लांट्स में हम ऑर्गन सिस्टम की इसलिए बात नहीं करते क्योंकि प्लांट्स के अंदर कोई खास तरीके का ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो प्लांट्स की वेरियस ऑर्गन्स मिलके और एनिमल्स के ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल बना लेते हैं। तो यहाँ ब्लैंक में आएगा इंडिविजुअल। सेवेंथ, अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। आंसर है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हम कहते होते हैं कि एक खास एरिया के अंदर एक टाइम में जितने भी एक ही स्पीशीज के मेंबर मौजूद हैं। जैसे एक खास एरिया है मेरे पास नेशनल पार्क, उस नेशनल पार्क के अंदर जितनी भी कैट्स मौजूद हैं वो उस पार्क की कैट्स पॉपुलेशन कहलाएगी। अ डैश इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। इसका आंसर है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक इंटेलिजेंट गैस होता है, एक अंदाज़ा होता है जो ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है, यानी ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम जो एक अंदाज़ा लगाते होते हैं कि ये प्रॉब्लम होगी ज़रूर, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। लास्ट, अ हाइपोथेसिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग और इट कैन बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डैश रीजनिंग। हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग दोनों से बन सकती है। तो यहाँ आंसर आएगा इंडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि हाइपोथेसिस या तो डिडक्टिव रीजनिंग से बनती है या फिर वो डैश रीजनिंग से बनती है। तो डैश में आएगा इंडक्टिव रीजनिंग। आगे है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट वन, पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर फ्रॉम अ फंगस पेनिसिलियम। के एडवर्ड जेनर ने पेनिसिलियम नामी फंगस से एक एंटीबायोटिक जिसका नाम है पेनिसिलिन डिस्कवर की थी। गलत, ये काम एडवर्ड जेनर ने नहीं किया था। एडवर्ड जेनर ने तो सबसे पहली वैक्सीन डेवलप की थी। तो इसमें आएगा फॉल्स। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को डिस्कवर करने का काम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। सेकंड, many diseases such as polio, whooping cough, measles, mumps, etc. can be controlled by antibiotics. ये जो डिजीज़ेस के नाम लिखे हुए हैं, पोलियो, वुपिंग कफ वगैरह, ये सारी वायरल डिजीज़ेस है, ये वायरस की वजह से होती हैं, जबकि एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में फ़ायदा देती है। तो इसमें भी आएगा फॉल्स। थर्ड, exposure to the smallpox virus allows the body to develop immunity against cowpox virus.
इसमें आएगा फॉल्स। हमने पहले पढ़ा है कि जो मिल्क मेड थी उसको अपनी काव की वजह से काव पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ था, और काव पॉक्स के इन्फेक्शन की वजह से उसके अंदर स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मॉल पॉक्स वायरस से एक्सपोजर की वजह से बॉडी के अंदर काव पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लास्ट है एड्स इज कॉज्ड बाय HIV। एड्स की बीमारी HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होती है, एंड इट स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, और ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड डोनेशन और कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस वगैरह और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करने से फैलती है। ट्रू, बिल्कुल ठीक है ये। आगे अब कुछ MCQs लिखे गए हैं। पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड्स? इसका आंसर है सेकंड। सबसे पहले होती है ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस, उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग के अंदर जो डिडक्टिव रीजनिंग है यानी डिडक्शन वो, और उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट यानी टेस्टिंग ऑफ डिडक्शन। सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? इसका आंसर भी है बी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ये दोनों थेरेपीज की जाती है कैंसर को ट्रीट करने के लिए। थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज? इन चारों में से कौन सी वायरल डिजीज नहीं है, यानी वो वायरस की वजह से नहीं होती? वो है सी, टेटनस। काउपॉक्स का भी वायरस होता है, मम्प्स ये भी वायरस की वजह से होती है, स्मॉल पॉक्स भी वायरस की वजह से होती है, टेटनस बैक्टीरिया की वजह से होती है। काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स का तो आपको पता ही है कि स्किन के ऊपर दाने निकल आते हैं और उनके अंदर पस भरा होता है। मम्प्स के अंदर माउथ में जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है और उसकी वजह से थोड़ी और गला ये दोनों फूल जाते हैं। और टेटनस के अंदर मसल्स की इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है, इनवॉलंटरी खुद ब खुद गैर इख्तियारी मूवमेंट होती रहती है और उनको रोकना हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और टेटनस की डिजीज फैटल है यानी जानलेवा। लास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लोनिंग? इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्लोनिंग के साथ रिलेट नहीं करता? उसका आंसर है डी। कैसे है डी वो देख लेते हैं, बारी बारी इन चारों को देखते हैं। पहला है रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट बाय अनदर न्यूक्लियस ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। जाइगोट ऐसा सेल होता है जिसने आगे ऑर्गेनिज्म बनाना होता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है और फिर उससे मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल बन जाता है। तो अगर हम जाइगोट के न्यूक्लियस को निकाल के उसी इंसान का अपना न्यूक्लियस लगा दें तो फिर इस तरह से वो जाइगोट जिसके अंदर उस इंसान का अपना ही न्यूक्लियस लगा हुआ है वो आगे डेवलप होके उसी ऑर्गेनिज्म की डुप्लीकेट कॉपी बना लेगा। तो ये टेक्निक तो क्लोनिंग ही हो गई एक तरह से। सेकंड है सेपरेशन ऑफ सेल्स ऑफ एम्ब्रियो टू फॉर्म मोर एम्ब्रियोज। जाइगोट जब थोड़ा सा और डिवाइड हो जाता है उसको ही हम कहते होते हैं ना एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के सेल्स को हम अलग अलग कर दें ताकि हर एक सेल एक अलग इंडिविजुअल बनाए। तो ये भी क्लोनिंग ही हो गई एक तरह से, क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर जितने भी सेल हैं वो सारे एक जैसे ही है ना। अगर हम उस सारे सेल्स को अलग कर दें और हर सेल अलग ऑर्गेनिज्म बना ले तो इस तरह से जितने भी उस एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो सारे एक ही जैसे होंगे, एक दूसरे की डुप्लीकेट कॉपीज ही होंगे। थर्ड, द इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग हैविंग सिमिलर जेनेटिक मेकअप, कि क्लोनिंग से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनके अंदर जेनेटिक मेकअप एक जैसा होता है यानी उनके जीन्स एक जैसे होते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी क्लोनिंग से रिलेट करता है, ऐसा ही होता है क्लोनिंग में। और लास्ट है रिमूवल ऑफ पीस ऑफ DNA और जीन फ्रॉम द सेल एंड इनकॉर्पोरेटिंग अनदर जीन और पीस ऑफ DNA इन इट्स प्लेस। ये गलत है। ये बात तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम ऐसा करते होते हैं कि DNA का एक पार्ट कट कर देते हैं और उसकी जगह कोई और DNA लगा देते हैं, फॉरेन DNA जिसे हम कहते हैं। क्लोनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। आगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे गए हैं ये सब्जेक्टिव हैं। पूरा चैप्टर हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, ये सारे आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं या अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लिखना है तो आप उसके लिए किसी गाइड वगैरह से भी याद कर सकते हैं या किताब में से भी याद कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिटन डेफिनेशंस देख सकते हैं।
आगे कुछ MCQs हैं जो आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं। टोटल 30 MCQs हैं। वीडियो को पॉज करके आप उनको सॉल्व करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि 30 में से आप कितने ठीक सॉल्व कर पाए हैं। सो लेट्स स्टार्ट।